हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अनलॉक्ड। तो आज हम इस क्वेश्चन के साथ हैं जो कि जे एडवांस 2017 में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग वेव से है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रोप है जिसका जो मास डेंसिटी है वो लीनियर मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इस रोप का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो म्यू है। और ये जो रोप का जो ऊपर वाला जो एंड है ये ओ पे अटैच्ड है, जो कि फिक्स्ड सपोर्ट है। इस फिक्स्ड सपोर्ट पे अटैच्ड है ऊपर वाला एंड। और रोप के नीचे वाले एंड पे एक ब्लॉक को अटैच कर दिया गया है जिसका मास m है। अब ऊपर से एक पल्स 1 को जनरेट किया जा रहा है और नीचे से पल्स 2 को जनरेट किया जा रहा है। तो जो पल्स 1 जो है नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा और पल्स 2 है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया करेगा। और ये भी दिया गया है जब इस दोनों पल्स को जनरेट किया जाता है, एक को ऊपर और एक को नीचे, तो दोनों का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। इसका जो वेवलेंथ है इस ओ पॉइंट पे लैम्डा नॉट है और नीचे वाला जो पल्स 2 है इसका भी जो वेवलेंथ है ए पॉइंट पे वो लैम्डा नॉट है। तो सबसे पहले हम अगर ऑप्शन बी को देखें तो बोला जा रहा है कि द वेलोसिटीज ऑफ टू पल्सेस आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ रो। तो जो ये पल्स 1 है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और पल्स 2 है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो जब ये मिड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो नीचे होगी और इसकी जो स्पीड होगी वो ऊपर होगी। वो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो वेलोसिटी दोनों का तो कभी भी सेम नहीं हो सकता है, स्पीड सेम होगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस ऑप्शन बी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, बी वाले ऑप्शन में, कि वेलोसिटी ऑफ वेव अगर 1 हम लिखें, इससे फर्स्ट वाले पल्स का अगर हम वेलोसिटी ऑफ लिखें इस मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इसका जो स्पीड जो होगा, यहाँ पे जो इसका स्पीड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पे जो इसका जो स्पीड होगा वो उसको हम लिखेंगे अंडर रूट टी एट मिड पॉइंट। टेंशन जो कि मिड पॉइंट पे होगा वो डिवाइडेड बाई म्यू। और जो पल्स 1 जो होगा वो पल्स 1 जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। पल्स 1 जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगा। और अगर हम दूसरे वाले पल्स का स्पीड लिखें तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा टेंशन एट मिड पॉइंट को हम टी एम सपोज कर लिए हैं डिवाइडेड बाई म्यू। और इसका जो स्पीड होगा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो इसका स्पीड होगा ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट वाला जो पल्स है उसका जो स्पीड है दोनों का स्पीड सेम आ रहा है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है एक का ऊपर है एक का नीचे है, तो दोनों का स्पीड तो सेम होगा लेकिन वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन बी तो हमारा रॉन्ग है। आप चलते हैं ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है कि wavelength of pulse 1 becomes longer when it reaches point A। क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा इंटू एफ इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स डिपेंडेंट है, क्वांटिटी है, तो ये फ्रीक्वेंसी ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ जो वेव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होता है वो अंडर रूट टी बाई म्यू है, वो अंडर रूट टी के भी प्रोपोर्शनल होता है, तो ये अंडर रूट टी के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो लैम्डा जो है वो टेंशन के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे अगर हम यहाँ से अगर किसी एक्स डिस्टेंस पे अगर हम कंसिडर करें क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा इतने वेट की वजह से होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इतने वेट की वजह से होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एज वी मूव अप, टेंशन का जो वैल्यू है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, चूंकि टेंशन बढ़ रहा है, तो स्ट्रिंग का जो वेव स्पीड है वो भी बढ़ेगा। तो वो पॉइंट पे हाईएस्ट वेव स्पीड होगा, ये पॉइंट पे मिनिमम वेव स्पीड होगा। क्योंकि वेव स्पीड भी बढ़ रहा है तो हमारा जो लैम्डा जो है उसके प्रोपोर्शनल है, तो ये लैम्डा भी बढ़ रहा होगा जैसे हम एज वी मूव अप।
तो ऊपर जाने पे लैम्डा बढ़ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि पल्स 1 जब ए पे पहुंचेगा, पल्स 1 जब यहाँ से ए पे पहुंचेगा तो इसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बोल रहा है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हम अगर ऑप्शन डी को ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स along the rope is independent of its frequency and wavelength। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव को देखें तो वेलोसिटी ऑफ जो वेव है किसी भी पॉइंट पे क्या आ रहा है, टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। और टेंशन जो है इस अगर इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो इतने वेट के बराबर आएगा, इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो इतने वेट के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव सिर्फ टेंशन पे डिपेंड कर रहा है और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना ही वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन 1। सो लेट मी प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट पेज। सो अगर दूसरे पेज पे देखें इसको तो हमारा जो कुछ सिस्टम है वो किस इस तरीके से है। ऊपर से पल्स 1 को जनरेट किया जा रहा है जिसको हम पल्स 1 बोल रहे हैं, ये ओ पॉइंट से जनरेट किया जा रहा है, और ए पॉइंट से पल्स 2 को जनरेट किया जा रहा है। अब नीचे से किसी एक्स डिस्टेंस पे हम एक क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन को जो कि नीचे से एक्स डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव 2 लिखें, दूसरा वाला जो पल्स है उसका स्पीड अगर यहाँ पे लिखे हम, तो क्या होगा, यहाँ का जो टेंशन होगा और यहाँ का जो टेंशन होगा वो होगा इतने वेट के बराबर होगा, इतने कंपोनेंट के वेट के बराबर होगा। तो इतना कंपोनेंट का वेट क्या होगा, mg प्लस जो रोप वाला पार्ट है उसका होगा म्यू इंटू एक्स, इतना मास इंटू जी, तो इतना टेंशन हो जाएगा किसी पॉइंट एक्स पे। तो टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। चूंकि ये जो पल्स 2 है, सेकेंड पल्स है, वो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये एक्स को बढ़ा रहा होगा। तो इसमें लिखेंगे प्लस डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू स्पीड ऑफ पल्स 2। अब हम इस पूरे कंपोनेंट को इस पूरे कंपोनेंट को dx के नीचे ले आए तो हमारे अगर हम dt को उधर भेजें तो dt बराबर आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई ये वाला जो कंपोनेंट है वो अंडर रूट एम जी प्लस म्यू जी एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। इसको हम इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर टी ओ तक। तो हमारा जो टी ए ओ का जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल आ रहा है। अब अगर हम सेम पॉइंट पे अगर हम पल्स 1 का स्पीड निकालें तो यहाँ का टेंशन जो कि सेम होगा इसके बराबर डिवाइडेड बाई म्यू, और ये जो पल्स 1 है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इस x की वैल्यू को कमा रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो फिर से अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो टी ओ ए का जो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एल से लेकर के ओ तक, इसमें लिमिट वेरी कर रहा है एल से लेकर के ओ तक, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी एफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करें ए से बी तक, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ बी टू ए ऑफ एफ डी एक्स आएगा। तो अगर हम लिमिट को स्वैप कर दें, एल से 0 तक जा रहा है, अगर हम इसको 0 से एल कर दें तो एक और माइनस आएगा, एक और माइनस आएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना देगा। तो हमारा जो टी ओ ए का जो वैल्यू आ रहा है वो इतना आ रहा है इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, और टी ए ओ का जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो दोनों में जो फंक्शन आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो टी ए ओ विल बी इक्वल टू टी ओ ए। सो दोनों जो पल्स है उसको सेम टाइम लगेगा एल डिस्टेंस पूरा रोप पे चलने में। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन 1 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।